नहीं होंगे और कैसे होंगे। देखो भाई, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था भाई हमने काफी कुछ पढ़ा था। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकाला था। हमने प्रूफ किया था क्या कि रिवर्सिबल में या उत्क्रमणीय में जो कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन जो अनुत्क्रमणीय में या इरिवर्सिबल में जो वर्क डन होगा वो मिनिमम होगा। उसके बाद में भी हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। बड़ी ही सिंपल बात कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते न ही हम उत्पन्न कर सकते, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसा था। उसके बाद हमने उसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन देखा था। क्या था भाई? था ऐसा, ये जो dq है या q कुछ भी बोल दो, मैंने ये भी लिखवाया था, dq जो होगी और किस किस के बराबर, d माइनस dw के बराबर होगी। बताओ इतना पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इतना हम कर चुके थे। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया था हमारे पास। हमें नोट लिखना है, मैंने लिखा था, देखो आप लोगों को नोट कि जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ग्रहण करे सिस्टम, एब्जॉर्ब करे तो प्लस में, रिलीज करे या त्याग दे तो माइनस में। ऐसे क्यों वाला सीन है, एब्जॉर्ब कर ले या अवशोषित कर ले तो प्लस, और रिलीज कर दे या उत्सर्जित कर दे तो माइनस। डब्ल्यू में अपोजिट सीन है। कैसे? अगर सिस्टम कार्य करेगा तो माइनस, सिस्टम पर कार्य हो तो क्या होगा प्लस। सिस्टम वर्क डन करे तो माइनस, सिस्टम पर वर्क डन हो तो भी प्लस। अब सिस्टम पर वर्क डन कौन करता है? अरे कौन करता है भाई? पारिपार्श्विक जो उसके बाहर होता है, सराउंडिंग करती है। सिस्टम को छोड़कर बाहर का सारा क्या कहलाता है? सराउंडिंग। तो सिस्टम पर कोई भी कार्य करेगा, धक्का लगाएगा तो कौन लगाएगा? बाहर से उसका सराउंडिंग लगाएगा, उसका परिवेश लगाएगा। ठीक, ये हमें कुछ जरूरी चीजें लिखनी है भाई। जरा नोट डालो बढ़िया सा और लिखना शुरू करते हैं। चलो भाई लिखो नंबर 1 पॉइंट। जब तंत्र आंतरिक ऊर्जा अवशोषित करता है तो, जब तंत्र आंतरिक ऊर्जा अवशोषित करता है तो प्लस में तथा उत्सर्जित करता है तो माइनस में लिया जाता है। जब तंत्र आंतरिक ऊर्जा अवशोषित करता है तो प्लस में तथा उत्सर्जित करता है तो माइनस में लिया जाता है। ठीक। When system absorb internal energy, then it is taken in plus. And when system release internal energy, then it is taken in minus. सेकेंड पॉइंट लिखिए, यदि तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है तो प्लस में, ऊष्मा अवशोषित करता है तो प्लस में, तथा उत्सर्जित करता है तो माइनस में लिया जाता है। उत्सर्जित करता है तो माइनस में लिया जाता है। When system absorb heat, then it is taken in plus, and when release heat, then it is taken in minus. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तंत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस में, जबकि तंत्र पर किया गया कार्य प्लस में लिया जाता है।
तंत्र द्वारा किया गया कार्य माइनस में तंत्र पर किया गया कार्य प्लस में लिया जाता है। ठीक, आप लोग लिखिए भाई, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन इन माइनस, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन इन माइनस and work done on system, work done on system is taken in plus, is taken in plus। ठीक, ये हमारा नोट हो गया, मस्त नोट था एकदम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट था। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब लिखिए न्यूमेरिकल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल लिखिए, फटाफट लिखो। एक तंत्र 100 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, एक तंत्र 100 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। वह इसका कुछ भाग 30 जूल कार्य करने में व्यय करता है, 30 जूल कार्य करने में व्यय करता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो, करो जल्दी जिसको आता है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करो। आंसर कमेंट करना भी मुझे, जल्दी करो। आप लोग लिखो, a system absorb heat, a system absorb heat is equal to 100 joule। Some part of this heat is used by system for work done is equal to 30 joule। Calculate change in internal energy, calculate change in internal energy। इंटरनल एनर्जी में आपको चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज बताना है। कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे? मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जीवन लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा, बहुत सारे हैं, सभी इंटेलिजेंट है। हमें वैल्यू तो पुट करनी फॉर्मूला है, और करना क्या, फॉर्मूला हमारे पास है ही सही। तो हमें गिवन क्या दिया गया है भाई, हमें गिवन क्या गया है, Q बराबर या dQ बराबर कितनी है 100 जूल एब्जॉर्ब किए और अवशोषित किए, तो आगे कौन सा साइन, अरे कौन सा साइन आएगा भाई, प्लस। और सिस्टम ने कार्य किया, सिस्टम द्वारा वर्क डन हुआ है, तो किसमें, माइनस में। कितना हुआ है भाई, 30 जूल का हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कैलकुलेट करना है। we know that this, देखो भाई, DE माइनस DW वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। ये हो गया 100, ये हो गई DE, ये माइनस, और माइनस ऑफ क्या हो गया 30, ये हो गया 100। इधर की तरफ ये हो गया DE और ये हो गया 30। यहां से अगर मैं सॉल्व कर करा के D का मान निकालो, इधर आएगा तो माइनस में, तो बताओ D का मान कितना आ गया, अरे कितना आ गया 70 जूल आएगा। और अब बात समझ में आएगी, सिंपल ही तो था, एकदम मस्त क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। एब्जॉर्ब किया है तो इतना, ये इतना वर्क डन किया है तो माइनस लगाओगे। अगर सिस्टम पर होना, तंत्र पर होता, तो फिर क्या करते हैं, प्लस करते। तो ये हो गया, वैल्यू पुट करो, माइनस को सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व करके मान निकालोगे तब 70 जूल आ जाएगा। फटाफट से कर लो भाई, और अगला लिखो, कर लेना स्क्रीनशॉट लगा के। अगला लिखो,
एक तंत्र नब्बे जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। एक तंत्र 90 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। 90 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। तथा तंत्र पर किया गया कार्य, तंत्र पर किया गया कार्य 40 जूल है। तंत्र पर किया गया कार्य 40 जूल है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। आप लोग लिखिए a system absorb 90 joule heat, absorb 90 joule heat, and work done on system is equal to 40 joule. Work done on system is equal to 40 joule. Then calculate change in internal energy. Then calculate change in internal energy. अरे कर लोगे ना सब, लेकिन करना ये होगा कि आप लोगों का। अब सिस्टम पर कार्य हुआ है तो किसमें? प्लस में। एब्जॉर्ब किए हैं तो हीट किसमें? किसमें? हाँ किसमें? प्लस में। सारे वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो और आंसर बताना है आपको। कमेंट करना मुझे आंसर है, सभी बच्चों को करना है और कमेंट किया करो। ये सब एक दो बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी कोई कमेंट नहीं करता। अरे कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा भाई। एक दो बच्चों को छोड़कर कोई कमेंट नहीं करता, सब कमेंट किया करो। ये हो गया हमारा ऊष्मागतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, तंत्र की एंथैल्पी। लिखिए टॉपिक तंत्र की एंथैल्पी। क्या होती है तंत्र की एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, इसे हमें कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज में लेना पड़ेगा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी को ही हम काम में लेंगे। देखना ध्यान से। We know that what we know that dq is equal to de minus dw। ठीक है, ऐसा होता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, ऐसा ही कहता है। अब मैंने क्या किया, किसी तंत्र को मैंने ऊष्मा दी। अब देखो ऊष्मा को देने के, हीट को देने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने स्थिर दाब पर दी हो, कांस्टेंट प्रेशर पे भी मैं दे सकता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी दे सकता हूँ, मतलब नियत आयतन पर भी दी जा सकती है। आई बात समझ में? तो किसी भी चीज में अगर मैं किसी सिस्टम को कांस्टेंट दाब पर हीट देता हूं तो उसे कैसे लिखा जाता है? क्यूपी से। अगर कांस्टेंट आयतन पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट गिवन करता हूं तो उसको कैसे लिखा जाएगा? क्यूबी से। मतलब जब तक आप हीट किसी सिस्टम को देते हो, देखो थर्मो के अंदर छोटी छोटी चीजों का बड़ा मीन होता है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। ये छोटी चीजें जो है ना परेशान करती है। स्थिर दाब का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, ये सारे मीनिंग आपको पल्ले पढ़ने चाहिए। ठीक है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब तक प्रोसेस चलेगा, तब तक उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, ये मीनिंग है। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर का मीनिंग है कि जब तक प्रोसेस चलेगी तब तक उसका प्रेशर चेंज हो ही नहीं सकता। उस पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर है वो ऑलवेज कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर P कांस्टेंट हो तो 2P से डिनोट कर दो, दिखाने का अपना अपना तरीका है। B कांस्टेंट हो तो किसे डिनोट कर दो? QB से डिनोट कर दो। फिलहाल मैं क्या कांस्टेंट कर रहा हूँ? P कांस्टेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें किसकी डेफिनेशन देनी है? एंथैल्पी की डेफिनेशन देनी है। माना कि मैंने किसी तंत्र को स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी ऊष्मा दे दी भाई? dq की ऊष्मा दे दी।
ठीक, रह सकता हूं कुछ भी में। तो पी प्रेशर पर मैंने किसी सिस्टम को डी क्यू दी, लेकिन नीचे क्या लगा दिया, पी लगा दिया। स्पेसिफिसिटी होगी कि भाई ये डी है, लेकिन किसको कांस्टेंट करके, प्रेशर को कांस्टेंट करके, दाब को नियत करके। दो मैं यहाँ पर पी लगा तो किसी बच्चे को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई, अच्छी बात है। वी नो दैट W बराबर क्या होता है, माइनस पीडीवी। अरे होता है कि नहीं होता, मैंने कराया था अपने, क्या आया था भाई, dW बराबर पीडीवी आया था। आईआईटी ने आके क्या, जब IUPAC आई थी तो उसने क्या लफड़ा किया था, उसने ये किया था कि भाई तंत्र कार्य कर रहा है तो आगे क्या लगा दो आप, माइनस लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, dW इज इक्वल टू पीडीवी। मोनो आया था कि नहीं आया था। अगर किसी को नहीं पता है, कोई बच्चा नया है, पहले जाके वो लेक्चर देखना, वर्क डन का, वर्क डन वाला लेक्चर देखना, तभी जाके इसको देखना, ठीक। तो भाई dW बराबर कितना होता है, पीडीवी। वैल्यू पुट कर दो जरा, तो यहां से DE, ये माइनस माइनस तो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। ये देखो डी का मतलब छोटा परिवर्तन, आपको परिवर्तन बताया था मैंने, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। डी का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब बिग चेंज, बड़ा परिवर्तन। तो ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, चेंज तो चेंज है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि मैंने E2 में से E1 को घटाया, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटा दी, तो कोई मान मिलेगा। तो बताओ ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इस चेंज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये चेंज छोटा होगा तो मैं किससे लिखूंगा, डी से लिखूंगा। तो मैंने इसको स्प्लिट करके क्या कर दिया, E2 माइनस E1 कर दिया। इधर की तरफ भी एक ही कहानी कही हमने कि dv को क्या कर दो, V2 माइनस V1 कर दो। अब तो बस सारी कहानी सेम है, ये देखना जरा ध्यान से। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कर ही दो, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। ये कर दिया हमने, और थोड़ा सा सॉल्व करो, मस्त दिखाई देगा। ये E2 इसको इसके पास लाओ, और ये जो E1 है इसको इसके पास लाओ, 1 को 1 के पास, 2 को 2 के पास। मैं सेम वाले क्वेश्चन के पास करना, वरना लड़ सकते हैं एक दूसरे से। तो हमें इनकी लड़ाई नहीं करवानी है भाई। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक बॉक्स में बंद किया, दोनों से माइनस को निकाला बाहर। तो बताओ कितना बचा, इतना बचा। अरे बचा कि नहीं बचा, बचेगा। वी नो दैट, बहुत अच्छे से जानते हैं, H बराबर E प्लस क्या होता है, PV होता है। अब मैंने प्रेशर को क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 1 करता हूं तो ये 1, 2 करता हूं तो ये 2, बताओ। जैसे मैं 1 करता हूं तो ये H1, ये H2, 2 करता हूं तो ये H2 बन जाएगा, और 1 करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, H1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप समझ रहे होंगे भाई, बहुत ही इजी काम है। इससे इजी दुनिया में नहीं कोई चीज नहीं है, पक्का नहीं है। DQP ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको DH भी लिख सकता हूं मैं। अगर बड़ा परिवर्तन हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, बड़ा परिवर्तन हुआ तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि स्थिर दाब पर हमने किस मानी, मैंने तो इसको DQP से रिप्रेजेंट किया, मैं इसको QP से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अरे दिखाने का अपना अपना तरीका यार नहीं है, तो मैं इसको QP से भी दिखा सकता हूं। तो QP बराबर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। तो यहां से एंथैल्पी की डेफिनेशन बनाई जा सकती है। क्या डेफिनेशन बनाई जा सकती है भाई, देखना भाई ध्यान से। हमने देखा ऊष्मा बराबर है एंथैल्पी के परिवर्तन के, लेकिन कौन सी ऊष्मा बराबर है, नीचे क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है। केवल वह ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर होगी, वह हीट एंथैल्पी के उत्पन्न हो सकती है जो कौन से, जब कब दी गई हो, स्थिर दाब पर दी गई हो, स्थिर या कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हो। मतलब किसी भी सिस्टम को
कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देते हो तो वो सीधा किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एच के या एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो जाएगी। स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है भाई, ऊष्मा दी है लेकिन क्या कांस्टेंट करते हुए, पी को कांस्टेंट करते हुए। ये होती है किसी भी तंत्र की एंथैल्पी या सिस्टम की एंथैल्पी। आई बात समझ में? ये तो मैंने पी को कांस्टेंट किया। अब लगे हाथ, अरे लगे हाथ किसको कांस्टेंट कर देते हैं, v को कांस्टेंट करके देख लेते हैं। अगर v को कांस्टेंट करूंगा तो बताओ किससे दिखाऊंगा मैं, dqv से दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, तो यहां से मैं सीधा क्या लिख दूं कि dqv, ये अलग चीज है भैया, ये मैं समझा रहा हूं। p को कांस्टेंट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमने उल्टा किया भाई, p को कर दिया तो v को भी देख लेते हैं उसके साथ क्या सीन है। तो ये मैंने देखा de माइनस ये कितना हो गया ना pdv, ये वाली समीकरण ने सीधी उठा के कर दी। यहाँ तो p कांस्टेंट था, यहाँ मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया, v कांस्टेंट कर दिया। जैसे ही v कांस्टेंट होगा dv का मान कितना हो जाएगा, 0। अरे आयतन में कोई भी परिवर्तन हो सकता है क्या, v तो कांस्टेंट है तो आयतन में कोई परिवर्तन ही, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा। तो सीधी ये किसके बराबर आ जाएगी, d के बराबर आ जाएगी। अरे बोलो आएगी कि नहीं आएगी? तो स्थिर दाब पर ऊष्मा दोगे तो एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर। स्थिर आयतन पर ऊष्मा दूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर, आंतरिक ऊर्जा के बराबर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दोगे तो इसमें किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। स्थिर दाब तो डेल्टा एच, स्थिर आयतन तो डी। बात समझ में आएगी नहीं है? दाब करोगे तो क्या होगा, आयतन करोगे तो क्या होगा। ठीक, लिखो जरा फटाफट से। इसके अंदर माना कि किसी तंत्र को स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा, किसी तंत्र को स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा dqb है, तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख लीजिए, कंप्लीट कर लो नीचे। Suppose dqb heat is given to any system. dqb heat is given to any system at constant pressure. Then through first law of thermodynamics. कर लीजिए कंप्लीट यहां तक, जल्दी करो, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों ने, सबके सब समझदार हो आप। लिखो इसके नीचे, अतः स्पष्ट है कि स्थिर दाब पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा उसके एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है, ठीक, आप लोग लिखो। The heat given to any system at constant pressure is equal to changing enthalpy, ठीक है भाई, गजब का। लिखो भाई, नोट डालो मस्त, जल्दी डालो और लिखो फटाफट।
आयतन पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा, स्थिर आयतन पर किसी तंत्र को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ये लिख लो भाई, ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग लिखिए, हीट गिवन टू एनी सिस्टम, हीट गिवन टू एनी सिस्टम at constant volume, at constant volume is equal to changing internal energy, is equal to changing internal energy, changing internal energy। लिख लो भाई, अगला टॉपिक डालो, स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम। ठीक है, देखो मतलब आज के बाद जब जब हम स्थिर आयतन पर ऊष्मा की बात करेंगे, हमारा सीधा संबंध किससे होगा? ई से। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट की बात करेंगे तो हम सीधा उसको किससे कोरिलेट करेंगे? ई से कोरिलेट करेंगे। अगर हम स्थिर दाब पर ऊष्मा की बात करते हैं उसको किससे कोरिलेट करेंगे भाई? एच से। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट की बात करते हैं तो उसको किससे कोरिलेट करेंगे भाई? एच से। कांस्टेंट वॉल्यूम ई, कांस्टेंट प्रेशर एच। बातें दोनों ध्यान रखना, बड़ी काम आएगी ये टॉपिक में। अब देखिए, तंत्र की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम। देखो, तंत्र की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिर दाब पर और एक स्थिर आयतन पर। एक तो कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोनों को ही हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे हम, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। कैसे निकालेंगे हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई, देखो भाई, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीपी से। आई बात समझ में, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? सीपी से करोगे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इज इक्वल टू, किसी तंत्र को मैंने स्थिर दाब पर, किसी तंत्र को मैंने स्थिर दाब पर ऊष्मा दी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्यूपी लिख सकता हूं, डी क्यूपी लिख सकता हूं। और इसका सीधा संबंध किससे होगा भाई? डी एच से होगा या किससे होगा? डेल्टा एच से होगा। ठीक है, तो किसी तंत्र को दी गई जो सीपी है वो क्या होती है? कुछ इतनी होती है, ये क्यूपी अपॉन क्या हो जाएगा? डीटी हो जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, डी क्यू अपॉन डीटी, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट किया हुआ है मैंने, पी को, या तो कांस्टेंट को यहीं पर ही लगा दो आप, या कांस्टेंट को कहां लगाओ? बाहर की तरफ लगाओ। ऐसे मत दिखाओ, या ऐसे दिखा दो, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। या फिर इसको हम ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसे भी इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है भाई, इस सीपी को कुछ इतने तरीकों से दिखाया जा सकता है। अब डेफिनेशन क्या कहती है सीपी की? कि स्थिर दाब पर 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी
स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा कहलाती है। स्थिर दाब पर 1 ग्राम पदार्थ का 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए, कोई मैंने 1 ग्राम पदार्थ लिया, इसका मैंने जो मास है उसको कितना कर दिया, 1 ग्राम कर दिया। इस 1 ग्राम वाले मास वाले पार्टिकल का मुझे 1 केल्विन इंक्रीज करना है, 1 केल्विन से ताप बढ़ाना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए मुझे जितनी ऊष्मा की मात्रा होगी, यहां से जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी को क्या कहते हैं हम, सीपी कहते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, ये क्या कहलाती है, उसकी सीपी कहलाती है, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है। और उसका फॉर्मूला कैसा हो जाएगा भाई, Cp is equal to Qp, इतने फॉर्मूला हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फॉर्मूले से इसको दिखाया जा सकता है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही, ये भी वही। ये बात समझ में, ये होती है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। अब दूसरी की बात कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, उसमें सिर्फ दाब हटकर क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, बाकी उसकी डेफिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज इन डेफिनेशन। ठीक, देखो भाई इसको कैसे दिखाएंगे भाई हम, इसको दिखाया जाता है सीवी से, इसको सीपी से। ये सीवी होगी, यहां भी वही है, स्थिर आयतन पर 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री या 1 केल्विन से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसकी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मतलब किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट उसको दोगे, वो हीट सीधी किसके बराबर होगी, उसकी सीवी के बराबर होगी। तो मतलब यहां से क्या कहा जा सकता है, मैंने हीट दे थ्रू दी, लेकिन क्या कांस्टेंट करके, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, ये नीचे क्या हो गया, डीटी हो गया। या इसको हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी हो गया। या इसको अब स्थिर आयतन पर जब क्यों होती है, उसका सीधा संबंध किससे होता है, इंटरनल एनर्जी से, आंतरिक ऊर्जा से। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब मैंने डेफिनेशन यहीं से ही बनाई है, कैसे बनाई है भाई मैंने डेफिनेशन, देखो ये स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन पर ये dt कितना परिवर्तित करना है, 1 डिग्री। ये जो dt है इसको मुझे कितना परिवर्तित करना है, 1 केल्विन से परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर 1 करूंगा मैं, तो सीधी ये जो dq है ये किसके बराबर हो जाएगी, cv के बराबर हो जाएगी। मैंने डेफिनेशन यही से ही बनाई है भाई। तो फॉर्मूला गिवन हो तो आप किसी भी चीज की डेफिनेशन बना सकते हो। तरीका ये नीचे वाली क्वांटिटी को कितना कर देना है, 1 कर देना है। dt को 1 किया, अब dt का क्या मीनिंग है, मतलब टेम्परेचर में चेंज 1 हो गया। टेम्परेचर में चेंज 1 हो गया मतलब टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ा, मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना पड़ा। किसका, 1 ग्राम का। देखो ये वर्ड स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। विशिष्ट है तो आपको कुछ विशिष्टता डालनी पड़ेगी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी कि भाई हमने पदार्थ तो लिया, हमने सब्सटेंस तो लिया, लेकिन कितना ग्राम, 1 ग्राम लिया है। आई बात समझ में। तो किसी भी 1 ग्राम का टेम्परेचर आप 1 केल्विन से बढ़ाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो सीपी हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो सीवी हो जाएगी। ठीक है, लिखो भाई, ऐसे करके डेफिनेशन बना सकते हो। पहले लिखो, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए स्थिर दाब पर
दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, लिख लो भैया, आप लोग लिखो। The heat required to increase temperature by 1 Kelvin or 1 gram of substance, temperature by 1 Kelvin or 1 gram of substance at constant pressure is called specific heat at constant pressure. ठीक, सेकंड लिखिए, लिखो इसके अंदर। स्थिर आयतन पर 1 ग्राम पदार्थ का ताप, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। लिख लो। The heat required to increase temperature by 1 Kelvin or 1 gram of substance at constant volume is called specific heat at constant volume. लिख लो भाई। बाकी हम कल पढ़ते हैं। कल देखो सीटी और सीवी में रिलेशन निकालेंगे। इसको रिलेशन निकालने के 2 मेथड पढ़ेंगे, एक तो लेंदी मेथड, एक श्योटर मेथड। अब आपके लिए एक होमवर्क तो मैंने नहीं दिया, एक और सुनो। आपको बताना है कि ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है, ये आंतरिक गुण है कि बाहरी गुण है। मतलब आंतरिक गुण है कि मात्रात्मक गुण है, मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है या इंटरनल प्रॉपर्टी है, या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, यह आपको बताना है। मैंने पढ़ाया था मात्रात्मक और आंतरिक। जो मात्रा पर डिपेंड करे, जो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहा जाता है मात्रात्मक गुण। मतलब उन्हें कौन से प्रॉपर्टी कहोगे आप? एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी कहोगे, जो अमाउंट पर डिपेंड करे। जो मात्रा पर डिपेंड ना करे, अमाउंट पर डिपेंड करे ही नहीं, उन्हें कहा जाता है आंतरिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और आपको बताना है ये इंटेंसिव है एक्सपेंसिव, मतलब मात्रात्मक है या आंतरिक। ठीक।